नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पतंजलि आयुर्वेद के एमडी सीईओ आचार्य बालकृष्ण के बारे में, जो पड़ोसी देश नेपाल से भारत आते हैं, यहाँ के आयुर्वेदिक ग्रंथों को डीपली स्टडी और प्रैक्टिस करते हैं और अपने एक मित्र के साथ आयुर्वेद के गूढ़ रहस्यों को कॉमन पीपल्स के बीच रखते हैं। और साथ ही एक बिजनेस मॉडल भी तैयार किया जाता है जिसकी मदद से चंद ही सालों में एक सक्सेसफुल बिजनेस के तौर पर उभरते हैं। यस पार्टनर्स, आज हम जानेंगे पतंजलि ओनर आचार्य बालकृष्ण के सक्सेसफुल लाइफ के पीछे के स्ट्रगल को, इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज और उन पर इनके जवाब। सबसे पहले हम आचार्य बालकृष्ण के बारे में जानेंगे। इनके अर्ली लाइफ, रिलेशन विद बाबा रामदेव, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, अप्स एंड डाउन्स, इनके फेम एंड सेम, ये इसे आप पॉपुलैरिटी एंड कंट्रोवर्सीज भी कह सकते हैं। आपको जो भी यहाँ जानकारियाँ मिलेंगी उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विकिपीडिया एंड न्यूज़ पोर्टल्स होंगे। स्टार्ट करेंगे इंट्रो से। पतंजलि आयुर्वेद के लिए जाने जाते हैं आयुर्वेदाचार्य और बिजनेसमैन आचार्य बालकृष्ण। ये प्रेजेंट टाइम में पतंजलि आयुर्वेद के एमडी, सीईओ और चेयरमैन भी हैं। आज 50 की उम्र के आचार्य बालकृष्ण एक नेपालीज इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन हैं। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अकॉर्डिंग मई 2021 में आचार्य बालकृष्ण के कुल एसेट्स का नेटवर्थ 230 करोड़ था। अकॉर्डिंग टू आशीष कुमार ऑफ आर्य समाज, बालकृष्ण ने बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के एक ग्लोबल बिजनेस एस्टेब्लिश और उसे मैनेज किया है। बात तब की है जब उत्तराखंड भी यूपी का हिस्सा था। 4 अगस्त 1972 को हरिद्वार उत्तराखंड में जन्मे बालकृष्ण के पेरेंट्स सुमित्रा देवी और जय वल्लभ सुवेदी नेपालीज इमिग्रेंट थे। इनके पेरेंट्स नेपाल के गंडकी प्रोविंस के स्यांगजा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। स्यांगजा डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल के 77 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। बालकृष्ण का बचपन नेपाल में ही बीता। फिर वे 12 साल की उम्र में वापस इंडिया आते हैं। यहाँ हरियाणा के खानपुर गुरुकुल में स्टडी करते हैं और स्टडी के दौरान ही इनकी मुलाकात रामदेव से होती है। नाउ प्रोफेशनल लाइफ और करियर। अप्रॉक्स एट द एज ऑफ 23, बालकृष्ण 5 जनवरी 1995 को रामदेव और आचार्य करमवीर के साथ हरिद्वार के कृपालु भाग आश्रम में दिव्य योगा मंदिर ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करते हैं। आचार्य बालकृष्ण और रामदेव 2006 में पतंजलि आयुर्वेद का फाउंडेशन रखते हैं। पतंजलि आयुर्वेद एक एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी बनी जो एफएमसीजी, हर्बल्स एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती। लेकिन कंपनी को और फास्ट ग्रो करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत थी। इस समय तक बाबा रामदेव, जिनका पूरा नाम रामकृष्ण यादव है, योगा प्रैक्टिस और इससे होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में आम जनता में अवेयरनेस फैलाने के लिए जगह जगह पे कैंप करने लगे थे। और यहीं से रामदेव की पॉपुलैरिटी में उछाल आया। लोग रामदेव पर ट्रस्ट करने लगे थे और इसी तरह इनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती गई। कई बार रामदेव के फॉलोअर्स में से ही कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करने और ग्रोथ के लिए लोन के तौर पर फंडिंग करते। बालकृष्ण बताते हैं कि रुपये 50 से 60 करोड़ का लोन उस दौरान लिया गया था जब उनके नाम का पर्सनल बैंक अकाउंट भी नहीं था। अब धीरे धीरे फंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था और कंपनी में ग्रोथ होना शुरू हो चुका था। आगे चलकर कंपनी ने अपना टर्नओवर दिखाना स्टार्ट किया। पतंजलि आयुर्वेद का टर्नओवर 2012 का 450 करोड़ वही 2015-16 में 5000 करोड़ हो गया। बात करेंगे अब पतंजलि आयुर्वेद कंपनी के बारे में। उत्तराखंड के हरिद्वार में लोकेटेड पतंजलि एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट होल्डिंग कंपनी है। हरिद्वार में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और हेडक्वार्टर के साथ पतंजलि का ऑफिस दिल्ली में है। कंपनी कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, पर्सनल केयर एंड फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेज, फैशन एंड क्लीनिंग एजेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के सीईओ आचार्य बालकृष्ण 94% शेयर के साथ कंपनी के मेजर शेयर होल्डर भी हैं। रामदेव जो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। कंपनी को रिप्रेजेंट करना और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना इनका काम है। सामान्य निगाह से पतंजलि कंपनी को देखें तो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ग्रोथ तक आचार्य बालकृष्ण हैंडल करते हैं और रामदेव कंपनी का एक चेहरा है जो कंपनी को ट्रस्टेबल बनाते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं बिजनेस मॉडल को। अवेयरनेस रामदेव की जिम्मे है प्लस बिजनेस बालकृष्ण। अवेयरनेस प्लस बिजनेस इज इक्वल टू सक्सेस। पतंजलि से जुड़ी कंपनियां परिधान, रुचि सोया, हर्बोर्ड, पतंजलि रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, एडवांस नेविगेशन एंड सोलर टेक्नोलॉजीज। कंपनी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अराउंड 2 लाख हैं। पतंजलि के हिस्ट्री के बारे में जाने तो आज से लगभग 16 साल पहले 2006 में बालकृष्ण और रामदेव ने पतंजलि आयुर्वेद को इस्टेब्लिश किया था। इंडियन डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी IIFL इंडिया इन्फोलिन के अकॉर्डिंग पतंजलि की सक्सेस से एटलीस्ट 30 लिस्टेड कंपनीज पे बुरा प्रभाव दिखा है।
अफेक्टेड कंपनीज में हिंदुस्तान लीवर, कोलगेट, डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, आईटीसी और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कई और कंपनी भी हैं। पतंजलि कंपनी का प्रोडक्शन। हरिद्वार में लोकेटेड पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क कंपनी की मेन प्रोडक्शन यूनिट है, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी 35,000 करोड़ है। साथ ही न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स इन नोएडा, नागपुर, इंदौर में ओपन होने से प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड होकर 60,000 करोड़ हो चुकी है। हरिद्वार स्थित पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क को 2016 में फुल टाइम 35 आर्म्ड सीआईएसएफ कमांडोज भी मुहैया कराया गया। इसी के साथ ये पार्क इंडिया का 8th प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसे पैरामिलिट्री सीआईएसएफ फोर्सेस की गार्डिंग मिली है। कंट्रोवर्सीज रिलेटेड टू पतंजलि आयुर्वेद कंपनी, रामदेव एंड बालकृष्ण। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने कई अपराधों से जुड़े लगभग 100 केसेस रामदेव के अगेंस्ट फाइल कराए हैं, जिसमें से 81 केसेस जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स ZALR एक्ट 1950 और इंडियन स्टाम्प्स एक्ट 1899 को वायोलेट करने को लेकर पतंजलि योगपीठ और इसकी हरिद्वार स्थित सिस्टर ब्रांच के अगेंस्ट है। कंपनी को कई बार अपराधी ठहराया गया है इसके प्रोडक्ट्स के लिए, इसके मार्केटिंग से पहले प्रोडक्ट की टेस्टिंग में कमी के लिए, मिसलीडिंग एड्स को लेकर, इनफर्टिलिटी क्योर के क्लेम को लेकर, गंगा पॉल्यूशन, फेक कोविड-19 ट्रीटमेंट बाई कोरोनियल एंड टेकिंग कंट्रोल ओवर दलित्स लैंड, दलितों के लैंड पे कब्जे को लेकर। हम ईयर बेस्ड केसेस को देखेंगे अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट्स। 2015-16-17 की बात करें तो इसमें 15-16 के बीच 21 कंप्लेंट्स आई हैं इस कंपनी को लेकर। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कितने केसेस हैं उन्हें देखेंगे। सितंबर 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी के च्यवनप्राश ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाने का ऑर्डर दिया। अकॉर्डिंग टू कोर्ट, एडवर्टाइजमेंट में कॉम्पिटिटर्स को नीचा दिखाया गया था। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CSD, कंपनी के प्रोडक्ट्स जैसे आंवला जूस को कंजप्शन के लिए अनफिट बताया गया। साथ ही कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन की पुअर क्वालिटी के लिए बैन भी कर दिया गया। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है क्लेम ऑन इनफर्टिलिटी क्योर। जुलाई 2015 की रिपोर्ट में इंडियन पार्लियामेंट में अपोजिशन मेंबर द्वारा एक सूचना दी गई कि रामदेव की दिव्य फार्मेसी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड और पतंजलि फार्मेसी चेन द्वारा सेल्ड एक प्रोडक्ट जिसका नाम दिव्य पुत्र जीवक सीड बताया गया। कंपनी ने इस दवा को इनफर्टिलिटी के लिए क्योर बताया और कुछ पतंजलि फार्मेसी पर तो सेल बढ़ाने के लिए इस दवा को पुत्र प्राप्ति के लिए सटीक दवा बताया जा रहा है। हालांकि कंपनी के इस दावे को डॉक्टर्स ने खारिज किया है और प्रोडक्ट के नाम पुत्र जीवक को मिसलीडिंग नेम बताया। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने प्रोडक्ट के नाम को डिफेंड करते हुए हर्बल ओरिजिन बताया। कई पॉलिटिकल लीडर्स ने प्रोडक्ट को बैन करने की भी डिमांड की। साथ ही उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस ड्रग को प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 का उल्लंघन बताया। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी FASSAI नोटिस। 15 नवंबर 2015 को पतंजलि इंस्टेंट नूडल को इंट्रोड्यूस करती है। वहीं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FASSAI ने बताया कि पतंजलि कंपनी को इंस्टेंट नूडल्स नाम के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का अप्रूवल नहीं दिया गया था। FASSAI के अकॉर्डिंग राजस्थान में बिकने वाले पतंजलि के मस्टर्ड ऑयल को भी अवमानक यानी रद्दी माना जाए। कंट्रोवर्सी से थोड़े हटके अगर एक पॉइंट लेते हैं, वर्किंग कंडीशन इन पतंजलि हैं तो रामदेव एंड बालकृष्ण वहाँ गुरु माने जाते हैं। ये जिस एरिया में भी रहें वहाँ से गुजरने वाले को हर बार पैर छूना है। वर्कर्स को सप्ताह के 6 दिन के 12 घंटे की शिफ्ट करनी होती है, जिसके लिए उन्हें महीने के 6,000 रुपये पे किए जाते हैं। पतंजलि फैक्ट्री में कार्यरत वर्कर्स को ये याद दिलाया जाता रहता है कि वो यहाँ कार्य नहीं बल्कि सेवा कर रहे हैं, यानी सेल्फ सर्विस। ऑन द पॉइंट कंट्रोवर्सीज पे 2018 से लेकर 2021 की कुछ कंट्रोवर्सीज को यहाँ हम देखेंगे। रामदेव ने एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स पे कमेंट पास किया था। इसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IM में उत्तराखंड ने 22 मई ऑफ 2021 को 1000 करोड़ का डिफेमेशन नोटिस रामदेव को भेजा था। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू गंगा पॉल्यूशन। जनवरी 2018 की रिपोर्ट है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के कई विलेजेस ने कंप्लेन किया कि पतंजलि की पदार्थ फैक्ट्री अपने अनट्रीटेड केमिकल्स और कचड़ों को खुले रास्ते से सीधे गंगा नदी में रिलीज करते हैं, जिस पानी को पीकर कई जानवरों की मृत्यु भी हो गई है। साथ ही पीने का पानी भी दूषित हो रहा है और गंगा को और दूषित किया जा रहा है। लेकिन रामदेव के प्रभाव से वो लगभग 40 गांवों के आंदोलन के डर से वहां की लोकल गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती। हालांकि पतंजलि जनरल मैनेजर ने इन सारे आरोपों को गलत बताया है। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स वर्सेस आयुष मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का कहना है कि रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स को इलीगल तरीकों से प्रमोट करने, साथ ही डायबिटीज़, हार्ट एंड लीवर संबंधी डिजीज़ को क्योर करने का दावा करने पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने निश्चित राज्यों को रामदेव के
पतंजलि आयुर्वेद के अगेंस्ट एक्शन लेने का सुझाव दिया है। मुख्य तौर पर मिनिस्ट्री ने पतंजलि के 3 प्रोडक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। फर्स्ट प्रोडक्ट इज लिपिडॉम, सेकंड लिवोग्रिट एंड थर्ड लिवामृत। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी इज द रुचि सोया इंडस्ट्री लोन डिफॉल्ट। पतंजलि ने 2019 में रुचि सोया इंडस्ट्री को एक्वायर कर लिया था। 2020 में कंप्लेन आती है कि रुचि सोया कंपनी ने आरबीआई से 2212 करोड़ का लोन लिया जिसे नहीं चुकाया। पतंजलि द्वारा खरीदे जाने से पहले ही इंडस्ट्री ने लोन लिया था। अप्रैल 8, 2022 की रिपोर्ट, पीटीआई की रिपोर्ट है कि रुचि सोया ने बताया कि उसने बैंक को लोन चुका दिया है। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी, फेक कोविड-19 ट्रीटमेंट बाय कोरोनिल, जिसमें कंपनी ने ये बताया था कि WHO एंड गवर्नमेंट ने कोरोनिल को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 अप्रूवल दे दिया है। कोरोना पीरियड का समय था। जून 2020 में पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 ट्रीटमेंट ड्रग कोरोनिल को अनाउंस किया, जहां रामदेव ने दावा किया कि कोरोनिल कोविड-19 पेशेंट्स को ठीक कर सकता है। एविडेंस के तौर पे उनके पास ना कोई क्लिनिकल डेटा था जो कोरोनिल के इफेक्टिव और सेफ होने की पुष्टि करे। कोरोनिल अनाउंस करने के घंटे भर में ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कोरोनिल के एडवर्टाइजमेंट सेलिंग पर रोक लगा दिया जब तक कि मेडिकल अथॉरिटीज़ द्वारा ट्रायल से रिजल्ट ना आ जाए। लेबोरेटरी टेस्ट्स ने कोरोनिल को कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी नहीं माना। इसे सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे सेल करने के लिए भारत सरकार ने बोला, इंडियन गवर्नमेंट ने। हालांकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में इसे बैन कर दिया था। पर मद्रास हाई कोर्ट ने ड्रग के नाम कोरोनिल को लेकर बताया कि ये नाम चेन्नई बेस्ड फर्म का 1993 से ही ट्रेडमार्क रहा है। इसे लेकर कोर्ट ने कंपनी पे फाइन भी लगाया। कोरोनिल को पड़ोसी देश नेपाल एंड भूटान ने भी डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक लगा दिया। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी इज फॉल्स क्लेम। फरवरी 2021 की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को दिया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड लाइव मिंट के द्वारा। इन्होंने रिपोर्ट किया कि पतंजलि आयुर्वेद ने क्लेम किया कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO द्वारा कोरोनिल को अप्रूवल मिल गया है। बैठक में रामदेव के साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी भी साथ थे। न्यूज़ नेशन से इंटरव्यू में रामदेव ने कोरोनिल के प्रभाव पे डॉक्टर्स के शक करने को एलोपैथिक टेररिज्म कहा। बीजेपी के स्पोक पर्सन संजू वर्मा ने कोरोनिल का समर्थन किया और कहा इसे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंडर प्रस्तुत किया गया है और कोरोनिल बीजेपी की अपोजिशन के चेहरे पर एक तमाचा है। 22 फरवरी 2021 को ही WHO की एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि कोरोनिल को WHO द्वारा कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए सर्टिफाइड या अप्रूवल नहीं किया गया है। इसके साथ ही कई न्यूज़ एंड फैक्ट चेकिंग पोर्टल्स जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, BBC न्यूज़, अल्ट न्यूज़, दी वॉयर ने अपने आर्टिकल्स में रामदेव और पतंजलि के कोरोनिल को लेकर उनके दावों का भांडा फोड़ा। कहा कोरोनिल को एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस मिला है, ना कि कोविड-19 के प्रति इफेक्टिव होने का अप्रूवल। इन सारी घटनाओं के बाद पतंजलि के CEO बालकृष्ण ट्विटर पे स्वीकार करते हैं कि उन्हें कोरोनिल के इफेक्टिव होने का अप्रूवल WHO या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से नहीं मिला जैसा कि वे दावा कर रहे थे। उन्हें बस ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कोरोनिल को एक्सपोर्ट करने की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी, टेकिंग कंट्रोल ओवर दलित्स लैंड। दलितों के लैंड पे कब्जा करने का क्लेम। न्यूज़ लॉन्ड्री की अगस्त 2022 की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में पब्लिश किया गया है कि उत्तराखंड के तेलीवाला विलेज में दलित्स के ज़मीनों को पतंजलि फोर्स और कानूनी तरकीबों से उनसे छीन रही है और इस ज़मीन को गायों की छावनी और हर्ब फार्म्स के लिए तैयार कर रही है। ज़मीन पे कंट्रोल पतंजलि का हो जाने से वहाँ के लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बचा, या तो वे पतंजलि कंपनी के लिए काम करें या एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ से कहीं और माइग्रेट करें। कंट्रोवर्सीज की लिस्ट तो बहुत बड़ी है। पतंजलि आयुर्वेद और उनके ओनर्स को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज और भी हैं। हालांकि हम अब पतंजलि आयुर्वेद के सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पतंजलि आयुर्वेद के मोर देन 47,000 रिटेल काउंटर्स हैं, 35,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मल्टीपल वेयर हाउसेज इन 18 स्टेट्स एंड साथ ही 6 स्टेट्स में इसकी फैक्ट्रीज भी हैं। पतंजलि आयुर्वेद ने बहुत ही कम समय में अपनी पहचान अराउंड ग्लोब एंड थ्रू आउट इंडिया बना ली है। पतंजलि ऑल्सो सेल इट्स प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। साथ ही ये भी प्लान कर रही है कि इन अपने आउटलेट्स को रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे भी खोला जाए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, दिसंबर 2019 में पतंजलि ने दिवालिया इंडस्ट्री रुचि सोया को रुपये 4,350 करोड़ में परचेज किया था। नाउ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ पीटीआई, रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम बदलकर 24 जून 2022 से पतंजलि फूड लिमिटेड हो। अब बात करेंगे कंपनी से जुड़ी कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के बारे में। बिजनेस टुडे
के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आचार्य बालकृष्ण अमंग इंडियाज रिचेस्ट बिजनेसमैन आ चुके हैं। चाइनीज मैगजीन हुरुन 2017 के अकॉर्डिंग 302 इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की लिस्ट बनी। आचार्य बालकृष्ण का रैंक 8वां था। एस्टिमेटेड वेल्थ इनकी बताई गई 70,000 करोड़। लिस्ट के टॉप पे थे रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन मुकेश अंबानी विद द वेल्थ ऑफ 2,57,900 करोड़। लिस्ट के सेकंड नंबर पे थे ओनर ऑफ सन फार्मास्यूटिकल दिलीप सांघवी। नेक्स्ट रिपोर्ट है फर्स्ट पोस्ट की September 12, 2016। पतंजलि टू लॉन्च स्वदेशी जीन सून एक्सप्लोरिंग ग्लोबल मार्केट विद FMCG। टेलीग्राफ दिए हुए एक इंटरव्यू में रामदेव ने कहा, हम पुरुष और महिलाओं के कपड़े तैयार करेंगे जो ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े ही नहीं बल्कि मॉडर्न कपड़े भी होंगे। फॉर इंस्टेंस जीन। सिर्फ इसलिए कि मैं एक बाबा हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि हम आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता को जोड़ नहीं सकते। युवाओं की काफ़ी मांग है और इसीलिए पतंजलि ने फॉरेन ब्रांड्स को कॉम्पीट करने के लिए इंडियन जीन्स लॉन्च करने का फैसला किया है। रामदेव ने आगे बताया, हम नागपुर महाराष्ट्र के मिहान में अपनी फर्स्ट यूनिट हरिद्वार से बड़ी और देश की सबसे बड़ी यूनिट बनाएंगे जो कि 40 लाख स्क्वायर फीट एरिया में होगा, जिसमें इन्वेस्टमेंट ₹1000 करोड़। इसमें महाराष्ट्र के 10 से 15,000 यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अकॉर्डिंग टू PTI रिपोर्ट, कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में एक्सप्लोर के लिए अपने FMCG प्रोडक्ट्स के साथ इन फ्यूचर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी शुरू हो सकता है व्यापार। रामदेव आगे बताते हैं, हमारी यूनिट्स नेपाल और बांग्लादेश में तैयार हैं और मिडिल ईस्ट के देश जैसे सऊदी अरबिया में हमारा प्रोडक्ट पॉपुलर हो चुका है। पतंजलि अजरबैजान जैसे 90% मुस्लिम पॉपुलेशन वाले देश में भी प्रवेश कर चुकी है। आगे बताया कि कंपनी के प्रोडक्ट्स अभी कनाडा तक भी पहुंच रहे हैं। पतंजलि अपनी बड़ी शाखाओं को MP, असम, जम्मू एंड कश्मीर, UP, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटका में भी शुरू करने की तैयारी में है। पतंजलि ने क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार करने को कहा है जिसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स भी तैयार किए हैं जिसमें करीब 200 साइंटिस्ट काम करते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है द हिंदू की January 4, 2017। यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी YEIDA अपने 58th बोर्ड मीटिंग में ट्यूसडे को 12 प्रपोजल्स अप्रूव किए जिसमें 430 एकड़ लैंड का अलॉटमेंट लेटर रामदेव के पतंजलि को भी दिया गया जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए लैंड दिया गया है। अथॉरिटी ने ये भी अप्रूव किया कि 430 एकर्स में से 130 एकर्स सेक्टर 24 एंड 300 एकड़ 24A में होंगे जो एक्सप्रेस वे से लगा हुआ हिस्सा है। ये जानकारी YEIDA के CEO अरुण वीर सिंह ने दिया। YEIDA के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हेम सिंह ने द हिंदू को बताया एडिशनल 25 एकड़ जमीन और भी दिया जाएगा जो इंस्टीट्यूशनल यूज़ के लिए होगा, जहां रामदेव यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च सेंटर्स को सेटअप करने का प्लान कर रहे हैं। पतंजलि को लैंड के टोटल कॉस्ट का 20% काम शुरू करने से पहले देना होगा, बचा 80% इंस्टॉलमेंट के तौर पे। YEIDA ऑफिशियल ने बताया CM अखिलेश यादव ने पतंजलि फूड पार्क एंड यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी November 30 लखनऊ। पतंजलि ने जो लोकेशन चूज किया है वो लोकेशन 4 किलोमीटर फ्रॉम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के पास है। द नेक्स्ट रिपोर्ट इज ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन July 26, 2018। हेडिंग द बिलियनियर योगी बिहाइंड मोदीज राइज। इसमें एक सवाल पूछा गया है, बाबा रामदेव ने सामूहिक योग शिविरों और आयुर्वेदिक उत्पादों से व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण किया, लेकिन क्या उनकी पवित्र परंपरावाद काली ताकतों का मुखौटा है? न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में बताया गया कि रामदेव हिंदू राइट्स के लिए एक मुख्य आवाज़ बन चुके हैं। 2014 के कैंपेन्स के दौरान उनके मौन समर्थन ने PM नरेंद्र मोदी को पावर में आने में हेल्प किया। उस दौरान वे और मोदी कई ओकेजन्स पे साथ दिखे। रामदेव ने मोदी को अपना खास मित्र बताया। वहीं मोदी ने पतंजलि शाखा के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जैसे मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स एंड फूड स्टफ्स की प्रशंसा की। हालांकि मोदी ने कैंपेन में इंडियन इकोनॉमी में सुधार और करप्शन से लड़ने जैसे कई बड़े वादे भी किए थे। नेक्स्ट रिपोर्ट इज ऑफ फोर्ब्स एशिया October 26, 2016। इस रिपोर्ट में फोर्ब्स एशिया ने आचार्य बालकृष्ण से बातचीत की है जिसमें बालकृष्ण ने कंपनी के बारे में जानकारियां दी हैं। हेडिंग है इंडियाज बाबा रामदेव बिलियनियर इज नॉट बाबा रामदेव। बालकृष्ण कहते हैं, आज आप जो देख रहे हैं वो वह नहीं है जो हमेशा से रहा है। जो कुछ भी आप देखते हैं हर उस चीज़ पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, वह या तो कम होगा या ज़्यादा। बालकृष्ण अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताते हैं कि इन्होंने बहुत ही कम से शुरुआत की थी। इनके पेरेंट्स नेपाल के नेटिव हैं, लेकिन जब बालकृष्ण का जन्म हुआ इनके पिता हरिद्वार इंडिया के एक आश्रम में
गार्ड का काम करते थे। बालकृष्ण अपने 6 भाइयों में से एक थे। जल्द ही वे नेपाल अपने गांव लौट गए, लेकिन 12 साल की उम्र में बालकृष्ण वापस इंडिया आए और हरियाणा के कई गुरुकुलों को अटेंड किया। ये बात 1988 की है, जब हरियाणा के एक गुरुकुल में वे उम्र से थोड़े बड़े रामदेव से मिले, जिनके साथ आगे चलकर उन्होंने पतंजलि इंडस्ट्री को बनाया। दोनों कुछ समय के लिए अलग रहे, लेकिन लेटर्स के थ्रू संपर्क बना रहा। फिर वे दोनों एक दूसरे स्कूल में फिर मिले। उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट किया। फिर बालकृष्ण आयुर्वेदिक प्लांट्स और उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ को जानने के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में विजिट किया। 1993 में बालकृष्ण रामदेव के साथ गंगा नदी से नज़दीक ही गंगोत्री टाउन, उत्तराखंड के हिमालयन केव में रह रहे थे। तब बालकृष्ण को आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में काफ़ी जानकारी थी, इसलिए आसपास के लोग सामान्य बीमारियों के लिए दवा लेने के लिए उनके पास आते थे। बालकृष्ण कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में हमने एक बड़ा बिजनेस या खूब पैसा बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। हम किसी बड़े घराने से संबंधित नहीं थे। हर कोई जानता है कि गुरुकुल जाने, संस्कृत की पढ़ाई करने से कोई अमीर नहीं बनता। हम गुरुकुल ये सोच कर गए कि हमें हमारे प्राचीन पाठ, एंशियंट टेक्स्ट और दर्शन, फिलॉसफीज में एक्सपर्ट बनना था। बालकृष्ण कहते हैं कि हम दोनों ने 1995 में चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया और अपनी दवाओं को देश के निग्लेक्टेड और ट्रबल्ड पार्ट में पहुंचाया। शुरुआती दवाओं में फोल्क हर्बल क्यूर्स थी। वे कुछ और कॉम्प्लेक्स मेडिसिन को आयुर्वेदिक फार्मेसीज से लाते थे। बालकृष्ण बताते हैं कि हम दवाओं के ढेर को अपने सिर पर रखकर फिर बस और ट्रेन द्वारा जरूरतमंदों तक पहुंचकर उन्हें बांटते थे। उस दौरान तक रामदेव देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे कैंप्स करने लगे थे, जो 2002 तक कई रिलीजियस टीवी चैनल्स पे आने भी लगा था। वहां से वैदिक ब्रॉडकास्टिंग में ग्रोथ आया। टीवी चैनल्स योगा एंड आयुर्वेदा को बढ़ाने के लिए रामदेव के माध्यम बन गए, जिसकी हेल्प से वे एक वास्ट ऑडियंस से जुड़ पाए। कैंप्स में फॉलोअर्स की ओर से कई बीमारियों के लिए दवाओं की मांग आने लगी, तो बालकृष्ण आयुर्वेद डॉक्टर्स के साथ ही दवाओं से भरी छोटी छोटी ट्रक्स को कैंप तक लाते। फिर योगा कैंप्स ने क्लिनिक की शुरुआत की, जो आज पतंजलि मेडिसिन को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए रिटेल आउटलेट्स के तौर पर हैं। बालकृष्ण बताते हैं कि उस दौरान कोई कॉमर्शियल प्लानिंग नहीं थी, बस लोगों ने डिमांड किया और हमने रिस्पॉन्ड किया। लेकिन हम दोनों के पास लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन और सेल का रास्ता था। उन्हें पहले ही 50 एकर्स की जमीन मिल चुकी थी, जहां आज उनकी फैक्ट्री है। फैन फॉलोइंग बढ़ने की वजह से स्टेट ओन्ड पीएनबी बैंक से उन्हें कुछ लोन पास हो गया, जो बिजनेस को बढ़ाने में उन्होंने इस्तेमाल किया। जल्द ही उन्होंने शेयर होल्डिंग को पास रखने का फैसला किया। क्योंकि रामदेव ने संन्यास का व्रत लिया था, इसलिए शेयर का सारा हिस्सा बालकृष्ण को मिला। बालकृष्ण अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कंपनीज और उनके ब्रांड एम्बेसडर रामदेव से जुड़े कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कंट्रोवर्सीज 2005 बृंदा करात ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने दिव्य फार्मेसी पे आरोप लगाया कि यहाँ वर्कर्स को सही पेमेंट नहीं मिलता, मेडिसिन्स में संदिग्ध मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ दूसरे फार्म्स से तैयार की गई मेडिसिन की रीपैकेजिंग की जाती है, हालांकि कंपनी ने इससे साफ इनकार किया। सेकंड मेजर कंट्रोवर्सी है 2011 की, जब कांग्रेस पार्टी गठबंधन करके पावर में थी और बीजेपी ऑपोजिशन में। बालकृष्ण बताते हैं कि उस समय पूरे इंडिया में पॉलिटिकल स्कैंडल्स, करप्शंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। उस प्रोटेस्ट में रामदेव भी शामिल थे। रामदेव और उनके सपोर्टर्स का पुलिस ने एक रात घेराव किया। अरेस्ट होने से बचने के लिए रामदेव ने अपना भगवा वस्त्र बदलकर औरतों की पहनकर वहां से निकले, जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसकी वजह से रामदेव का सार्वजनिक उपहास भी हुआ। कंपनी के अकॉर्डिंग वहां रामदेव को एसेसिनेट करने की बात बताई गई। इस घटना के बाद रामदेव कांग्रेस पार्टी से नाराज दिखे और उन्होंने वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी को नामित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि दूसरों का कहना है कि मोदी के हिंदू राष्ट्रवादी सहयोगियों ने रामदेव को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है। बालकृष्ण आगे बताते हैं कि आधी रात के बाद ही पुलिस ने पतंजलि और इसके मैनेजमेंट के अगेंस्ट कई चार्जेस फाइल किए, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन जैसे आरोप थे। बालकृष्ण को भी 1 महीने की जेल हुई। बालकृष्ण के ऊपर चार्ज था कि फेक डिग्रीज के बेस पे इंडियन पासपोर्ट हासिल किया। इनकी हाई स्कूल डिग्री और संस्कृत डिग्री संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं थी। अकॉर्डिंग टू सीबीआई, इनका पासपोर्ट फर्जी एजुकेशनल डिग्रीज के बेस पर इन्हें मिला है और साथ ही इनके इंडियन सिटीजनशिप पे भी सवाल खड़े हुए थे। हालांकि 2 साल बाद एविडेंस के अभाव में केस क्लोज हो गया। इनमें से कुछ केसेस जैसे कर चोरी, गलत पासपोर्ट आगे भी चले, लेकिन कंपनी ने इन सारे चार्जेस से इनकार किया। हालांकि 2014 में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद कुछ चार्जेस खारिज कर दिए गए। बालकृष्ण एक ऐसे दौर को याद करते हैं जब इस डर से कि गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में ड्रग प्लांट कर सकती है, उन्होंने न केवल परिसर बल्कि एम्प्लॉयज लंच बॉक्सेस की भी तलाशी के लिए स्नीफर डॉग्स को काम पर रखा, ताकि यह कंफर्म हो सके कि कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है।
आज भी रामदेव और बालकृष्ण की जोड़ी एक दूसरे से विपरीत ही दिखती है। एक स्वनिर्धारित तपस्वी जीवन जीता है, दूसरा मॉडर्न टाइम के बिजनेस माइंड को पसंद करता है। बालकृष्ण कहते हैं वे सैलरी नहीं लेते, लेकिन बालकृष्ण और रामदेव दोनों वाइट रेंज रोवर में ट्रैवल करते हैं। बालकृष्ण का फेवरेट प्लेस स्कॉटलैंड है, जहां एक आइसलैंड पे पतंजलि का आश्रम है जो उनके अनुसार डोनेट किया गया है। फोर्ब्स एशिया एट लास्ट बालकृष्ण से एक क्वेश्चन करती है कि न्यू प्रोडक्ट्स और कंट्रीज में एक्सपेंड करके पतंजलि एक टिपिकल इंडियन कॉन्ग्लोमरेट बनने की राह पर नहीं है। सवाल का जवाब देते हुए बालकृष्ण हंसते हैं और बोले, हम यह संपत्ति दूसरों की सेवा के लिए उपयोग करेंगे, न कि खुद पर। लेकिन इस वक्त हम इस संपत्ति को मुफ्त में देना उचित नहीं समझते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो आने वाले कुछ ही सालों में हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत की थी। लोगों की सेवा करने के लिए हमें इस संपत्ति की जरूरत है। इस वीडियो के लास्ट में पतंजलि आयुर्वेद और इनके ओनर्स की जो भी हमने स्टोरी देखी, इनसे जुड़े दो पहलू, दो एस्पेक्ट आप इस तरीके से समझ सकते हैं। पहला एस्पेक्ट है जो जनरेट करता है फियर एंड एंगर। वो इस तरीके से, इनसे जुड़े जो विवाद हैं, विवादों से जुड़ी लिस्ट बहुत बड़ी है, जिनमें जमीन पे कब्जा, मिसलीडिंग एड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे आप कोरोना के टाइम के कोरोनिल को ले सकते हैं फॉर एग्जांपल। जो इनका दूसरा पहलू है इनके लाइफ का, वो है इंस्पायर करता है। कैसे दो यंग लड़के जो सामान्य परिवार से बिलोंग रखते थे, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर अपनी स्ट्रगल को अपने पावर और अपॉर्चुनिटी में बदलकर रोड टू हेवन तक की जर्नी जो है उन्होंने तय की है। तो यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है।